हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे थे इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था हमने जिसका नाम था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके हमने 21 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 22nd पार्ट करेंगे। 22nd पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, एस्टिमेट के कौन कौन से हमारे पास टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं आज के टॉपिक में, आज के पार्ट में। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, एक्चुअली में ये जेकेएसएसपी जेईई सिविल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे थे। तो 21 पार्ट इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, ये 22nd पार्ट है। इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट कौन कौन से हमारे पास होते हैं। इनको आगे हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन हम पहले इनको देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो हमारे पास है, सबसे फर्स्ट है प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट और रफ एस्टिमेट। सेकंड हमारे पास है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। थर्ड हमारे पास है यूनिट रेट एस्टिमेट। फोर्थ हमारे पास है क्यूब रेट एस्टिमेट। फिफ्थ हमारे पास है आइटम रेट एस्टिमेट। नेक्स्ट हमारे पास है डिटेल्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट हम बात करें रिवाइज्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट हमारे पास है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। नेक्स्ट हमारे पास है एनुअल रिपेयर एस्टिमेट एंड एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट एस्टिमेट एंड नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन से जो एस्टिमेट है उसका क्या मीनिंग होता है और हम इसको किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट और रफ एस्टिमेट। ठीक है, तो इसका नाम ही आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है। ठीक है, मतलब ये सबसे पहले किया जाता है। इसको हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी बोलते हैं। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली हम चीजों को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या चीजें हमें, मतलब हाँ, हम अप्रोक्सीमेटली हम निकालते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि हम कैसे निकालते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। जैसे कि मान लेते हैं एक बिल्डिंग हमने तैयार करनी है, तो उसमें हम मेन मेन चीजें देख लेते हैं। या फिर हम देख लेते हैं कि हमारे आसपास की जो बिल्डिंग्स बनी है, अगर वैसे जैसी बनी है, तो हम अप्रोक्सीमेटली प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में बता देते हैं कि हमें इतना जो कास्ट है, इतना कास्ट लगेगा इस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए। या तो फिर हम अप्रोक्सीमेट देख लेते हैं, मान लेते हैं मटेरियल कितना यूज होगा, अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं कि 3 लाख का यूज मटेरियल होगा, लेबर में इतना लाख लगेगा। वैसे ही हम अप्रोक्सीमेट हम इसमें निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में क्या होता है, जो हमारे पास प्लिंथ का एरिया होता है उसको एस्टिमेट करते हैं और उससे हम क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट रेट एस्टिमेट। ठीक है, यूनिट रेट एस्टिमेट में क्या होता है कि एक यूनिट का हमारे पास रेट दिया होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई सीमेंट की बात करें, हम किसी मटेरियल की बात करें, हम इसमें सीमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो एक यूनिट का हमारे पास रेट होता है। जैसे मान लेते हैं एक बैग का रेट हमारे पास 500 दिया है, जैसे कि मैंने पीछे वाले लेक्चर में भी बताया था। तो एक बैग हमारे पास दिया होता है, तो हमने अगर 10 बैग का निकालना है तो वो हम इजिली निकाल सकते हैं 10 इंटू 500। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्यूब रेट एस्टिमेट। क्यूब रेट एस्टिमेट में क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हम क्या करते हैं क्यूब रेट एस्टिमेट में, जो हमारे पास प्लिंथ एरिया होता है, ठीक है, जो हमारे पास प्लिंथ एरिया होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो एस्टिमेट आता है वो आता है प्लिंथ एरिया क्यूब रेट एस्टिमेट। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है आइटम रेट एस्टिमेट। ठीक है, आइटम रेट एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक आइटम के लिए हमारे पास रेट होता है। जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ पे यूनिट की बात की थी। यूनिट का मतलब होता है कि कोई एक स्पेसिफिक यूनिट, जैसे कि मटेरियल्स। ठीक है, इसमें सीमेंट भी आ जाएगा और भी चीजें आ जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक आइटम की बात करें तो स्पेसिफिक आइटम में खाली जैसे हमारे पास सीमेंट आ गया, उसके रेट की बात की। ठीक है, 500। ठीक है, 10 बैग लेने, 10 इंटू 500। इस रेट में, यूनिट रेट में, जैसे कि हम यूनिट किसको लेते हैं, जैसे कि हमने मटेरियल की क्लासिफिकेशन एक की है, तो मटेरियल में सीमेंट आएगा, यहाँ पे सेंड आएगी, तो सेंड का क्या रेट है उस हिसाब से हमारे पास होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट में हम क्या करते हैं, सारी चीजें डिटेल में हम उसका एस्टिमेट करते हैं। जैसे सेंड का अलग से करेंगे, सीमेंट का अलग से करेंगे, ब्रिक्स का अलग से करेंगे, लेबर का अलग से करेंगे। ठीक है, तो सारे रेट का जो एस्टिमेट है वो हम अलग अलग से करते हैं। देन रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब होता है, मान लो एक बार हमने एस्टिमेट कर लिया है, उसके बाद हमें उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं हमारे पास जो एस्टिमेट किया हुआ है वो ठीक नहीं है, उससे ज्यादा हमारे पास कास्ट
लग रही है, हमारे जो एक्चुअल प्रोजेक्ट में ज़्यादा कास्ट लग रही है, तो हमें उसे रिवाइज़ करना पड़ता है, मतलब उसको दोबारा हमें बनाना पड़ता है, ठीक है? देन हम बात करें सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास जो मान लेते हैं कि बीच में ही हमें मान लो कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ी साइड पे, ठीक है? मान लेते हैं बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के साथ-साथ हमें याद आ गया बाद में कि हमें साइड में एक वॉशरूम भी बनाना है, एक टॉयलेट भी बनाना है, ठीक है? तो टॉयलेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सप्लीमेंट्री एस्टीमेट अलग से एस्टीमेट बनाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास एनुअल रिपेयर एस्टीमेट। एनुअल रिपेयर एस्टीमेट का मतलब हो गया कि एनुअली मान लो बिल्डिंग एक बन गई, स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद भी हमें एनुअली कुछ रिपेयर करने होते हैं या फिर एनुअली हमने मेंटेनेंस करनी होती है बिल्डिंग की, जैसे पेंट वगैरह खराब हो गई वो हमें लगानी पड़ती है। तो वो हो गया हमारे पास एनुअल रिपेयर एस्टीमेट, मतलब रिपेयर करने के लिए जो हमें उस पे खर्चा आएगा उसको हम बोलते हैं एनुअल रिपेयर एस्टीमेट, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट एस्टीमेट। कंप्लीट एस्टीमेट में हमारे पास सारे एस्टीमेट आ जाते हैं, ठीक है? देन एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टीमेट, ठीक है? एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टीमेट का मतलब हो गया, मान लेते हैं कि हमने एक बिल्डिंग बनाई है, उसमें हमने काफी सारी जगह भी रखी हुई, मान लेते हैं ये हमारे पास स्पेस है, इसमें हमने बिल्डिंग बना ली, यहाँ पे टॉयलेट बना लिया, यहाँ पे हमने कुछ जगह रखी होती है फ्यूचर में कोई चीज एक्सटेंड करने के लिए। मान लेते हैं हमें फ्यूचर में मन कर जाए कि हमें यहाँ पे एक स्कूल बनाना है या बिल्डिंग बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए भी हम कुछ एस्टिमेट करके रखते हैं, ठीक है? आई होप आपको टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में पता चल गया होगा। अब हम वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट एस्टिमेट्स हैं उनको हम आगे देखेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट हमारे पास है प्रिलिमिनरी कास्ट एस्टिमेट, ठीक है? तो प्रिलिमिनरी कास्ट एस्टिमेशन में हमारे पास क्या-क्या चीजें आ जाती हैं हम देख लेते हैं। हमने समझ तो लिया है, लेकिन इसकी डेफिनेशन से हम देखेंगे, ठीक है? तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। The preliminary cost estimate is also called an abstract cost estimate, ठीक है? तो इसको हम abstract cost estimate भी बोलते हैं और हम इसको approximate cost estimate भी बोलते हैं, ठीक है? या फिर हम इसको budget estimate भी बोलते हैं। तो ये हम इसके नाम है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि preliminary cost क्या होता है, abstract cost estimate होता है, approximate cost estimate होता है, and budget cost estimate होता है, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, this estimate is generally prepared in initial stages to know the approximate cost of the project, ठीक है? तो इनिशियल स्टेज में ये बनाया जाता है, मतलब जब हमने प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट भी नहीं किया होता, मतलब इनिशियली हमने सोचा होता है कि हमें प्रोजेक्ट करना होता है, ठीक है? तो इनिशियल स्टेजेस में हम इस अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एस्टिमेट को करते हैं। हम अपनी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जानने के लिए कि प्रोजेक्ट में कितनी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ सकती है, मोस्ट प्रोबेबल कितनी कॉस्ट आ सकती है, ठीक है? By this estimate, the competent sanction authority can decide the financial position and policy for the administration sanction, ठीक है? Preliminary estimates are prepared with reference to the cost of a similar type of project, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि similar type of project अगर हमारे पास वहाँ पे कोई होता है, उसकी कास्ट को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसे तरीके का होने वाला है, तो हम वो कास्ट भी हम इसमें लेते हैं, ठीक है? In this estimate, the approximate cost of each important item of work is displayed individually to know the necessity and utility of each item of work. तो इसमें भी हम इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट की जो कास्ट होती है, जो हमारे पास आइटम की कास्ट होती है, उसको भी हम कंसिडर करते हैं, लेकिन मोस्टली हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, ठीक है? The items of work include the cost of land, जैसे कि cost of land हम इसमें देखते हैं, मेन आइटम्स देखते हैं, cost of roads देखते हैं, cost of electrification, cost of water supply cost, ठीक है? उसके बाद हम बोलते हैं cost of each building, तो ये सारी मेन costs हम देखते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक जो वर्ड आया था abstract का मतलब होता है शॉर्ट वर्जन, ठीक है? कोई शॉर्ट वर्जन में हम कोई चीज लिखते हैं उसको हम abstract बोलते हैं, ठीक है? आई होप आपको प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के बारे में पता चल गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एस्टिमेट का प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट, ठीक है? तो प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट में हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर भी देख लेते हैं। प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया, ठीक है? तो जो प्लिंथ एरिया है उसके बेसिस पे ही ये हम एस्टिमेट बनाते हैं, एक बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया, उसके बेसिस पे ही हम ये एस्टिमेट बनाते हैं। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है, इसका एस्टिमेट हम कैसे करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। which is the area covered by external dimensions of the building,
ठीक है। प्लिंथ एरिया क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जो कवर्ड होता है, एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग। जो एक्सटर्नल डायमेंशन है बिल्डिंग के, उसने जो एरिया कवर किया होता है उसको हम बोलते हैं प्लिंथ एरिया, ठीक है, एट द फ्लोर लेवल, ठीक है, फ्लोर लेवल पे। And the plinth area rate of the building, which is the cost of similar building with specifications in the locality, ठीक है। और जो प्लिंथ एरिया रेट होता है वो हम कंसिडर करते हैं। मतलब हमने एक तो प्लिंथ एरिया ले लिया और उसके बाद हमने प्लिंथ एरिया रेट ले लिया, तो उससे हमें निकल जाएगी एस्टिमेटेड कास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिए है, इसको देख के हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम प्लिंथ एरिया की बात करिए। जैसे बिल्डिंग का आपको प्लान दिख रहा है, तो प्लिंथ एरिया क्या होता है, मान लेते हैं ये जो है ये है रूम के अंदर का एरिया, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया क्या आ जाता है, इसके बाहर से लेके इसके बाहर तक का एरिया और यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, मतलब जो इसके अंदर अंदर का ये पूरा एरिया जो है इसको हम प्लिंथ एरिया बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कारपेट एरिया की, तो कारपेट एरिया आता है जिसमें हम कारपेट डाल सकते हैं, मतलब रूम के अंदर वाला एरिया, ठीक है। आई होप आपको प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया के बारे में पता चल गया होगा, कारपेट एरिया क्या है और प्लिंथ एरिया क्या है, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में, इसलिए हमने यहाँ पे ये डायग्राम आपके लिए दी है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें हम कैसे एस्टिमेट करते हैं प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो प्लिंथ एरिया है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, प्लिंथ एरिया रेट के साथ, ठीक है। प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग विद प्लिंथ एरिया रेट के साथ, प्लिंथ एरिया रेट के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा एस्टिमेट। जैसे कि मान लेते हैं कि प्लिंथ एरिया हमारे पास क्या है, 100 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया है और 1 स्क्वायर मीटर का जो हमारे पास रेट है वो है 2000 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इसका रेट कैसे निकलेगा, 100 इंटू 2000, 100 इंटू 2000 हमने किया तो हमारे पास ये आ गया इसका एस्टिमेट, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें ओपन एरियाज, जैसे कि ओपन एरिया जो है वो इसमें नहीं आता, इसमें हमारे पास कोर्टी यार्ड जो है वो भी इसमें नहीं आते प्लिंथ एरिया में, ठीक है। प्लिंथ एरिया में क्या क्या आता मैंने आपको दिखा दिया। If the building is multi-story, the plinth area estimate is prepared separately for each floor level, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत सारी स्टोरीज बिल्डिंग्स में है, तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जो है हम हर एक फ्लैट के लिए अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको प्लिंथ एरिया एस्टिमेट के बारे में भी पता चल गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिमेट है हमारे पास क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट, ठीक है। क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेंगे। क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ a building is obtained by multiplying plinth area with the height of the building, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लिंथ एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग के साथ, ठीक है। प्लिंथ एरिया को हाइट ऑफ द बिल्डिंग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाता है प्लिंथ एरिया इंटू हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हो गया हमारे पास क्यूब रेट एस्टिमेट, क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट, ठीक है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग शुड बी कंसीडर्ड फ्रॉम फ्लोर लेवल टू टॉप ऑफ द रूफ लेवल। तो हाइट जो बिल्डिंग की कंसीडर करेंगे हम, फ्लोर लेवल से कंसीडर करेंगे कहां तक, टॉप ऑफ द रूफ तक, जो छत है उसके टॉप तक, ठीक है। फ्लोर से रूफ तक, रूफ के टॉप तक हम हाइट जो है कंसीडर करेंगे इसकी, ठीक है। और ये जो मेथड है मोर सूटेबल है किसके लिए, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स के लिए मोर सूटेबल है क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट, ठीक है। This method of estimation is accurate than plinth area estimate। तो ये किससे accurate है, plinth area estimate से accurate है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। The rate per cubic meter is taken into consideration based on the cost of similar types of buildings situated in the लोकेशन। तो जो इसके रेट होंगे पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से वो हमें गिवन होंगे, ठीक है। वो हमें गिवन होंगे तो हमारे पास जो ये निकल गया, जो हमारे पास निकल गया क्यूब का जो हमारे पास डायमेंशंस निकल गए, उसके बाद हमने उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम हमारे पास निकल गई, उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट, ठीक है। अच्छा, इसमें हम बात करें फाउंडेशंस, plinth, parapet above the roof level are not considered in this type of estimate। मतलब जो भी हमारे पास फाउंडेशन होती है वो इसमें नहीं आती क्यूब रेट एस्टिमेट में, प्लिंथ भी नहीं आता, पापट जो है अबोव द रूफ वो भी नहीं आता। पापट ये होता है अबोव द रूफ, ये आ गया पापट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं आती, ठीक है।
आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड कॉस्ट एस्टिमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो हम इसकी एस्टिमेशन कैसे करते हैं, हम जो है इसमें टोटल वॉल लेंथ लेते हैं। ठीक है, जो भी टोटल वॉल लेंथ है स्ट्रक्चर की वो हम लेते हैं। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, रेट पर रनिंग मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए कितना रेट हमारे पास होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो उससे हमें निकल जाती है एस्टिमेटेड कास्ट हमें निकल जाती है बिल्डिंग की। ठीक है, द रेट पर रनिंग मीटर इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर के लिए इसमें जो रेट है वो हम अलग से निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ फाउंडेशन, रेट पर रनिंग मीटर इज डिसाइडेड बाय कंसीडरिंग क्वांटिटीज सच एज एक्सकवेशन कास्ट, brickwork cost up to plinth। while in case of superstructure की बात करें, जैसे हमारे पास brickwork for wall, woodworks, floor finishing are considered while deciding the rate per running meter। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेल्ड कास्ट एस्टिमेट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिटेल्ड कास्ट एस्टिमेट। तो डिटेल्ड कास्ट एस्टिमेट में हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं। डिटेल्ड कास्ट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अप्रूव द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। मतलब जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है उसको अप्रूव करती है, उसके बाद ही हम डिटेल्ड एस्टिमेट को तैयार करते हैं। अगर नहीं होगा हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट अप्रूव, तो हम डिटेल्ड एस्टिमेट को तैयार नहीं करते। ठीक है, दिस इज वेरी एक्यूरेट टाइप ऑफ एस्टिमेट। तो वेरी एक्यूरेट टाइप ऑफ एस्टिमेट ये होता है, ये भी आपको याद रखना है। Quantities of items of work are measured and the cost of each item of work is calculated। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज निकालते हैं। ठीक है, वर्क की क्वांटिटीज निकालते हैं, जो भी हमने मतलब हमें ब्रिक कितनी रिक्वायर्ड होगी, कितना क्या रिक्वायर्ड होगा वो हम निकालते हैं। उसके बाद हम कास्ट निकालते हैं, कैसे, हर एक आइटम की जो क्वांटिटी निकाली उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट के साथ, तो हमें निकल जाता है, उसकी कास्ट निकल जाती है। ठीक है, हम बात करें, द रेट्स ऑफ डिफिकल्ट आइटम्स आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द करंट वर्केबल रेट्स एंड द टोटल एस्टिमेटेड कास्ट इज कैलकुलेटेड। 3 to 5% of estimated cost in added to this for the contingencies। ठीक है, तो जो भी हम कास्ट निकालते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट जब हम बनाते हैं, जो भी हमने कास्ट निकाली उसमें हम 3 से 5% एस्टिमेटेड कास्ट को ऐड करते हैं। वो क्यों ऐड करते हैं, वो कंटिजेंसीज एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। कोई चीज जैसे ईंटें वगैरह है या फिर कोई मटेरियल है वो टूट वगैरह जाता है, तो उसमें हम इतना ऐड करते हैं, 3 से 5% एस्टिमेटेड कास्ट में हम ऐड करते हैं, ताकि हमें जब प्रोजेक्ट हम काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट पे, तो उसमें कोई हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, द डिटेल्ड एस्टिमेट शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए डिटेल्ड एस्टिमेट में। फर्स्ट हम बात करें, इसमें रिपोर्ट होनी चाहिए, जनरल स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके बाद डिटेल स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, ड्राइंग्स में हमारे पास प्लान्स होने चाहिए, लेआउट्स होने चाहिए, एलिवेशन, सेक्शनल व्यूज, डिटेल्ड ड्राइंग्स होनी चाहिए। डिजाइन एंड कैलकुलेशंस की बात करें हम, तो इसमें हमारे पास फाउंडेशन का डिजाइन होना चाहिए, बीम स्लैब का डिजाइन होना चाहिए। देन शेड्यूल ऑफ रेट्स की बात करें तो शेड्यूल ऑफ रेट होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, डिटेल्ड एस्टिमेट में ये सारी चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ एस्टिमेट है रिवाइज्ड कास्ट एस्टिमेट। ठीक है, रिवाइज्ड कास्ट एस्टिमेट के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, कि कोई चीज रिवाइज हो रही है, हम बात कर लेते हैं इसमें। Revised cost estimate is defined is a detailed estimate and it is prepared when the original sanction estimate value is exceeded by 5% or more। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, डिटेल्ड एस्टिमेट है। ठीक है, ये हम तब बनाते हैं जब हमारे पास जो ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट जो है वो एक्सीड कर रहा है 5% या 5% से ज्यादा। ठीक है, जो हमने पहले एस्टिमेट बनाया था उससे हमारा जो एस्टिमेट है वो एक्सीड कर रहा है, जो ज्यादा बढ़ रहा है 5 से ज्यादा या 5 से ज्यादा, तो हम एस्टिमेट को रिवाइज करते हैं, एस्टिमेट को दोबारा बनाते हैं। ठीक है,
द इंक्रीज में बी ड्यू टू सडन इंक्रीज इन कास्ट ऑफ मटेरियल। इंक्रीज किसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है, जैसे कि मटेरियल की कास्ट अचानक ही इंक्रीज हो गई तो ये हमारे पास हमें रिवाइज एस्टिमेट करना पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट अचानक ही इंक्रीज हो गई, उससे हमें वो बनाना पड़ सकता है, ठीक है। द रीजन बिहाइंड द रिवीजन ऑफ एस्टिमेट शुड बी मेंशन्ड ऑन द लास्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री कास्ट एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री कास्ट एस्टिमेट क्या होता है हम देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एक्स्ट्रा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री कास्ट एस्टिमेट इज डिटेल्ड एस्टिमेट। ये भी हमारे पास क्या होता है, एक डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, ठीक है। एंड इट इज प्रिपेयर्ड फ्रेशली व्हेन देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल वर्क, ठीक है। तो अगर हमारे पास एडिशनल वर्क की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द ओरिजिनल वर्क, ठीक है। जब हमारा ओरिजिनल वर्क चल रहा है उसमें हमने कोई चीज ऐड करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, तो उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है सप्लीमेंट्री कास्ट एस्टिमेट की, ठीक है। The estimate sheet should consist of cost of original estimate as well as the total cost of the work, including supplementary cost of work for which sanction is required, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो एस्टिमेट शीट होती है उसमें ओरिजिनल जो एस्टिमेट होता है वो भी होता है, एज वेल एज टोटल कास्ट जो है, जैसे कि हमारे पास सप्लीमेंट्री कास्ट कितनी लगेगी वो सारा इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट है एनुअल रिपेयर कास्ट एस्टिमेट। मतलब एनुअली जो रिपेयरिंग करनी होती है हमने बिल्डिंग में, उसके लिए जो कास्ट एस्टिमेट हम करते हैं वो इसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास हम देख लेते हैं द एनुअल रिपेयर कास्ट एस्टिमेट इज आल्सो कॉल्ड एज एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट। इसको हम एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट भी बोलते हैं, ठीक है। विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द मेंटेनेंस कास्ट ऑफ द बिल्डिंग विच विल कीप द स्ट्रक्चर इन सेफ, ठीक है। मेंटेनेंस कास्ट मतलब अगर उसकी मेंटेनेंस करनी है तो मेंटेनेंस से जो बिल्डिंग है हमारी उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, वो सेफ भी रहेगी, ठीक है। जैसे कि हम बात करें व्हाइट वॉशिंग हमने करनी पड़ती है, पेंटिंग करनी पड़ती है, माइनर रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो सारे हमारे पास किस में आ जाते हैं, एनुअल रिपेयर कास्ट एस्टिमेट में आ जाते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट आपको पता चल गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो JKSSB का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हमने ये जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट रेलवे का, ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है। रेलवे इंजीनियरिंग हम स्टार्ट करेंगे और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास जो फ्यूचर में जितनी भी मैं वीडियो लेक्चर डालूं आपके पास वीडियो लेक्चर मिल सके आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।